हेलो गाइस, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पाथवेज कर लिए थे और इंट्रोडक्शन कर लिया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके फंक्शंस, इसकी रेगुलेशन और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। जो लास्ट में हम बताऊंगे डेफिशिएंसी डिजीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन भी आता होता है। नीट पीजी में भी आता है और यूनिवर्सिटी में भी पूछते हैं, और रेगुलेशन पे भी क्वेश्चन आता है, और फंक्शन भी इसके इंपॉर्टेंट ही हैं। तो फिर फर्स्ट हम इसके 5 फंक्शन देखेंगे बेसिकली। तो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ टारगेट लाइसिस बाय एमएसी। तो हमने देखा था जो हमारे पाथवेज थे वहाँ पे लास्ट में एमएसी बन रहा था, दैट इज़ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा था। तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो उसमें C9 जो मॉलिक्यूल था अपना, वो बहुत सारे C9 मॉलिक्यूल थे, वो मैंने डायग्राम में भी दिखाया था। तो उसका आउटर पार्ट वॉज हाइड्रोफोबिक, इनर पार्ट वॉज हाइड्रोफिलिक, और वहाँ से पोर बन जा रहा था मेम्ब्रेन के अंदर, और उसकी वजह से आयंस बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे सेल के अंदर, और वाटर भी आ रहा था। इसकी वजह से सेल की क्या हो रही थी, स्वेलिंग हो रही थी। सेल स्वेल होने की वजह से वो रप्चर होके उसका लाइसिस हो रहा था। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये पहले डिस्कस हो चुका है। उसके बाद आएगा सेकंड फंक्शन है इसका, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसमें क्या करेंगे, जो हमने पाथवेज करे थे उन पाथवेज के अंदर अपने 2 यूनिट्स थे ना, एक बी वाली यूनिट थी और एक ए वाली यूनिट फ्रेगमेंट थी। तो जो बी वाली दैट वाज लार्जर एंड ए वाली वाज स्मॉलर, उसकी एक एक्सेप्शन थी जो मैंने बताई थी। तो यहाँ पे जो बी वाली लार्जर वाली हैं वो तो पाथवे के अंदर ही यूज़ हो जा रही थी, बट जो स्मॉलर वाली फ्रेगमेंट्स बचती हैं अपनी, लाइक C3A, 4A एंड 5A, ये एक्ट करती हैं एज ए एनाफाइलोटॉक्सिन्स। मतलब क्या है इसका, कि जो फ्रेगमेंट्स हैं 3A, 4A एंड 5A, इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है अपनी मास्ट सेल के ऊपर। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये ग्रीन वाली मैंने मास्ट सेल बनाई यहाँ पे, इसके ऊपर ये जो रिसेप्टर है, ये सपोज़ मैंने बना दिया C3A के लिए। जब भी यहाँ पे जब भी अपना पाथवे चलेगा, जब भी अपना कॉम्प्लीमेंट का पाथवे चलेगा, तो C3A जब रिलीज़ होगा तो इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड कर सकता है, और वो यहाँ से मास्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज़ करवा देगा। फिर उसकी वजह से अपना इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो इसका रोल किस में भी है, इन्फ्लेमेशन के अंदर भी इसका रोल है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएगा ऑप्सोनाइजेशन। यार हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, समझते हैं ऑप्सोनाइजेशन होता क्या है। ये ना बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग होती है ऑप्सोनिन की। अब ऑप्सोनिन क्या हो सकते हैं यार, ऑप्सोनिन ना अपने, मैं इसको यहाँ बताती हूँ। तो ऑप्सोनिन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मेनली तो ऑप्सोनिन अपना या तो IgG एक एंटीबॉडी है वो हो सकता है, या फिर कुछ अपने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं लाइक C3b, C4b एंड C5b, ये एज एन ऑप्सोनिन की तरह एक्ट कर सकते हैं। या फिर अपने प्लाज्मा प्रोटीन, ये रोबिन्स में दिया हुआ पैथो में, प्लाज्मा प्रोटीन लाइक फिब्रिनोजन। ओके, तो अब बैक्टीरिया के ऊपर ऑप्सोनिन की कवरिंग करने का फ़ायदा क्या है। तो यार हम समझ सकते हैं मोटा मोटा कि बैक्टीरिया के ऊपर ऑप्सोनिन की कवरिंग होने से बैक्टीरिया ना एज ए लाइक टेस्टी हो जाता है ज़्यादा, तो उसका फैगोसाइटोसिस ईजिली हो जाता है फिर। ओके, तो फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स लाइक C3b, 4b एंड 5b क्या करते हैं, ऑप्सोनिन होते हैं, वो ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करते हैं, और वो बैक्टीरिया का इजीली फैगोसाइटोसिस करवा देते हैं। अब इसका डायग्राम से समझते हैं, जो अपूर्वा शास्त्री में दिया हुआ है इसका डायग्राम, ये वाला। तो इसमें क्या है कि बैक्टीरिया है, ओके, बाहर से अपनी बॉडी में कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया एंटीजन आता है, IgG अपनी एंटीबॉडी है, उसने उसको पकड़ लिया, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि क्लासिकल पाथवे स्टार्ट कैसे होएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से वो उसको ट्रिगर करेगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो चुका है, C3b बाइंड कर जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने जो फेगोसाइट्स हैं, जो सेल हैं, फेगोसाइटिक सेल है, वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं CR1। हमें याद रखना है वहाँ पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, CR1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 2 नहीं होता। ओके, तो रिसेप्टर की मैं भी थोड़ी देर में बताऊँगी, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर के बारे में, कौन सा कहाँ होता है। तो जो C3b, 4b एंड ऑल्सो 5b, सबसे मेन तो अपना C3b होता है, वो अपने ऑप्सोनिन होते हैं, मेजर ऑप्सोनिन है ये। फेगोसाइटिक सेल है, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं CR1, R3 एंड R4, किसके लिए, 3b, 4b, 5b के लिए, और वो क्या करा देते हैं, फैगोसाइटोसिस को करा देते हैं अच्छे से। एक पॉइंट दिया हुआ था बुक में कि जो C5a है, C5a वो क्या करता है, जो CR1 रिसेप्टर है अपना, CR1 जो रिसेप्टर है उसकी एक्सप्रेशन को 10 फोल्ड्स से बढ़ा देता है, बाय 10 फोल्ड्स फैगोसाइट्स के ऊपर। ये अपने 3 फंक्शन हो गए। नेक्स्ट फंक्शन हम बात करते हैं कि रिमूविंग ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द ब्लड।
मतलब कि जो हमारे ब्लड में इम्यून कॉम्प्लेक्स बने पड़े हैं, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनको भी ब्लड से रिमूव कर देता है। ये कैसे करता है वो देखते हैं। यार इसमें मेन रोल तो अपना ना C3b का आता है, जो हमने इस डायग्राम में दिख रहा है। जो C3b है इसका यहाँ पे मेन रोल आता है। कैसे कि ये एंटीबॉडी है, एंटीजन है, इनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड कर गया इनके साथ। फिर क्या होगा कि जो RBC है वहाँ पे अपना CR1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। फैगोसाइटिक सेल के ऊपर था CR1 3 एंड 4 था, या RBC के अंदर CR1 होता है। इसको डिटेक्ट कर लेगा C3b को। अब ये क्या बन गया, पूरा जो भी ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जाएगा अपना कहाँ पे, लीवर एंड स्प्लीन के पास। लीवर एंड स्प्लीन के पास जाके फिर क्या होगा कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था उसका तो क्या होगा, वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा RBC से, और फैगोसाइटिक सेल है वो इसको इंगल्फ कर लेगी, खा लेगी, तो इसको रिमूव कर देगी ब्लड से। तो ये इसका मैकेनिज्म था। ये इसका फोर्थ फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शन है वो है वायरल न्यूट्रलाइजेशन। ये कैसे करता है यार, 3 तरीके से कर सकता है। सबसे पहला क्या है कि जो वायरस की जो अटैचमेंट साइट है जहाँ से वो अटैच करता है उसको ही ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सेकंड क्या करेगा वो यार, वायरस का ऑप्सोनाइजेशन कर देगा, मतलब उसको ज़्यादा टेस्टी बना देगा किल होने के लिए। तो C3b है वो उसमें हेल्प कर देता है ऑप्सोनाइजेशन ऑफ वायरस के अंदर। ओके इसके बाद आएगा अपना लाइसिस ऑफ एनवेलप्ड वायरस, मतलब कि जो एनवेलप्ड वायरस है उनकी लाइसिस कैसे करेगा, क्लासिकल पाथवे से मोस्टली वायरसेस की लाइसिस हो जाती है। बट जो दूसरे कुछ एक वायरस बच जाते हैं, लाइक अपना एप्स्टीन बार वायरस जो बच जाता है, उसकी जो लाइसिस है वो इससे होती है अल्टरनेट और लैक्टिन पाथवे से। इसके अलावा अपनी रूबेला वायरस और एप्स्टीन बार वायरस यहाँ पे आते हैं। अब मैंने कहा था रिसेप्टर के बारे में, तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर की ये टेबल दी हुई है अपूर्वा शास्त्री के अंदर। तो हम इसको इतना सब हमें नहीं करना है, हम मेन से करते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जो CR1 है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, CR1 वो अपना प्रेजेंट होता है RBC के अंदर, ओके। और फैगोसाइटिक सेल के अंदर कौन सा होता है, CR1 होता है। फैगोसाइटिक सेल के अंदर CR3 होता है, फैगोसाइटिक के अंदर CR4 होता है। इतना हमने मेन कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं CR2 के बारे में। जो CR2 है हम इसको याद करेंगे, B सेल एंड T सेल, 2 तरह की सेल होती है ना, एक B सेल होती है, एक T सेल होती है। तो वो 2 टाइप्स की सेल होती हैं, ठीक है। तो फिर ये 2 वाला किस में होएगा, B एंड T सेल के अंदर होएगा। फोलिकुलर डेंड्रिटिक सेल छोड़ दो। और जो लास्ट में हमारा C1 हो गया, C2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3A 4A 5A, जो ये रिसेप्टर्स है A वाले वो हमारे मास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मास्ट सेल क्या करती है, इसके ऊपर जो एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं 3A 4A 5A ये वाले यहाँ पे आके एक्ट करते हैं, इसकी डीग्रेनुलेशन कराते हैं ना, हमने वो पूरा प्रोसेस किया था, हिस्टामिन रिलीज़ कराते हैं, इन्फ्लेमेशन कराते हैं। तो बेसिकली इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, 3A 4A 5A वाले रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, मास्ट सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कौन सा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था, और इनके फंक्शन भी ऐसे ही हो जाएंगे फिर नॉर्मली। तो RBC के ऊपर प्रेजेंट था। RBC प्रेजेंट होने की वजह से क्या करा रहा था, जो हमें पता है हमें वही लिखना है बस। फंक्शन में क्या करवा रहा था, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसकी क्लियरेंस करा रहा था, तो हेल्प इन रिमूवल ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। फैगोसाइटिक जो सेल है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो रेगुलेट्स कॉम्प्लीमेंट पाथवे बाय इनहिबिटिंग C3 कन्वर्टेज। तो फिर C3 कन्वर्टेज को इनहिबिट करके पाथवे को बंद कर देगा। अब जो B एंड T सेल्स के अंदर प्रेजेंट है क्या करेंगे, इसका फंक्शन क्या होगा, forms a part of B cell co-receptor involved in the humoral responses and act as a EBV receptor, ओके। देन C3 C4 वाले फेगोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट थे और वो ऑप्सोनाइजेशन करवा रहे थे, ओके। बाइंडिंग एंड एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल, ये भी कर सकते हो। और यहाँ पे डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल हो रहा था। जो आपको इसमें से याद होता है मोटा मोटा वो याद कर दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो C1 3 4 फेगोसाइटिक सेल के अंदर, 1 RBC के अंदर, ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा यार ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से करते हैं। कि मैंने आपको अब तक क्या बता रही हूँ, मैं तब से कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो हमने कॉम्प्लीमेंट पाथवे कर तो लिया, इसके तीनों पाथवे कर लिए, इनका रेगुलेशन हम इनके फंक्शंस करे जा रहे हैं। बट ना वायरस के हम सभी केस के अगेंस्ट कर रहे हैं। कभी फॉरेन माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ या फिर कुछ और हुआ, कोई और अदर माइक्रोब हुआ। तो बैक्टीरिया माइक्रोब ये सब भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके अंदर भी कैपेसिटी है कि ये कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। लाइक हम पढ़ते हैं सबसे पहले ग्राम नेगेटिव के बारे में।
हमने देखा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या है, लॉन्ग पॉलीसेकेराइड साइड चेन ऑफ बैक्टीरिया कैन प्रिवेंट MAC इंसर्शन। तो यार जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो लॉन्ग पॉलीसेकेराइड की साइड चेन है वो जो अपना लास्ट में बन रहा था MAC, उसको इंसर्ट ही नहीं होने दे रही। तो फिर अपना कॉम्प्लीमेंट का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, इतना बड़ा पाथवे चला उसका तो कुछ काम ही नहीं हुआ ना फिर। तो फिर इसके एग्जांपल्स में अपने ग्राम नेगेटिव में आते हैं ई कोलाई और साल्मोनेला। सेकंड थिंग क्या हो सकती है कि नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स कैन प्रिवेंट द MAC इंसर्शन। लॉन्ग पॉलीसेकेराइड साइड चेन, इसके साथ साथ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसकी सेल वॉल के अंदर, वो भी नहीं होने दे रही, इसको MAC के इंसर्शन को नहीं होने दे रही। एग्जांपल के लिए हम N से नॉन कोवेलेंट और N से अपना स्टार्ट होता है, N से नॉन कोवेलेंट और N से स्टार्ट होता है अपना ये निजीरिया गोनोरी। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद आता है अपना इलास्टेज डिस्ट्रॉय C3A एंड 5A इन द सुडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जो ग्राम पॉजिटिव है। हमें बेसिक तो पता ही है कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल बहुत थिक होती है। ओके, और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल इतनी थिक नहीं होती, और वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन थोड़ा बहुत होता है, प्लस में लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं वहाँ पे। तो जो थिक पेप्टिडोग्लाइकन वॉल है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, वो भी नहीं होने देगी MAC के इंसर्शन को, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। इसके अलावा बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल भी प्रेजेंट होती है कई बार। तो जो बैक्टीरियल की जो कैप्सूल है वो एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करती है ना बिटवीन C3B एंड CR1 इंसर्शन इंटरेक्शन। तो जो कैप्सूल है वो भी एक बैरियर की तरह काम करती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है वो भी करती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कैप्सूल वाले का एग्जाम्पल होगा। तो कुछ अदर माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन मिमिकिंग कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन, मतलब कि कुछ प्रोटीन्स जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की तरह ही को मिमिक करते हैं, उनके जैसे होते हैं बट उनका काम तो सेम नहीं होता ना जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का होता है। तो एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं वैक्सीनिया वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, कैंडिडा एल्बिकेंस। बहुत कुछ बोल दिया मैंने। तो यार इसको एज अ ट्रिक में बताऊँ तो इसको एक ट्रिक बना सकते हो आप, हैव ETC मतलब एटसेट्रा, HV और ETC। H से बन गया अपना हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, V से बन गया अपना वैक्सीनिया वायरस, E फॉर एप्स्टीन बार वायरस, T से ट्रेपेनोसोमा क्रूजी और C से बन गया कैंडिडा एल्बिकेंस। ये था इस टेबल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना। अब देखो नेक्स्ट आएगा अपना रेगुलेशन। हमने फंक्शंस पढ़ लिए अच्छे से, मेन 5 ही फंक्शन थे इसके। उसके बाद आएगा रेगुलेशन। या रेगुलेशन के लिए सबसे पहली बात जो मैंने फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट कब बाइंड करेगा एंटीबॉडी के साथ। जब एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ बाइंड होगी, जब हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा, तभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वहाँ जाके बाइंड करेंगे और वो पाथवे को आगे बढ़ाएंगे ना। तो वही लिखा हुआ मैंने, पढ़ते हैं। बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू CH2 पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी, ठीक है, अकर्स ओनली व्हेन द एंटीबॉडी हैज़ बाइंड टू एंटीजन। ओके, कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एक्टिवेटेड बाय IgM और IgG डिस्पाइट बीइंग प्रेजेंट इन द ब्लड एट ऑल टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया हमें। और मैंने ये भी बताया था IgM में और IgG में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवली बाइंड करता है, वो आप मेरे को कमेंट में बता देना अगर याद हो तो। नेक्स्ट आएगा सीरम प्रोटीन। अब यहाँ पे आएगा C1 एस्टरेज इनिबिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया कि वंस द एंटीजन, जब हमारी बॉडी से एंटीजन चला जाएगा, तो एंटीजन तो गया ना, तो उस पाथवे जो चल रहा है अपना उसको स्टॉप कौन करता है, C1 एस्टरेज एक्टिविटी इज स्टॉप बाय C1 एस्टरेज इनिबिटर। ठीक है, C1S जो एक्टिविटी है C1 की मैंने बताया ना QRS 3 पार्ट होते हैं, तो जो C1S है उस वाले स्टेप पे पाथवे को इनिबिट कौन करेगा, C1 एस्टरेज इनिबिटर। अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आएगा जो अल्टरनेट पाथवे था हमारा, वहाँ पे मैंने बताया था 142 फैक्टर नहीं होता, तो उसकी बजाय वहाँ पे अपने फैक्टर H, फैक्टर B, प्रोपर्डिन, ये सब होते हैं, राइट। तो जो फैक्टर H है और C3B है, इन दोनों को क्लीव कौन करता है, फैक्टर I। जब फैक्टर इन दोनों को क्लीव कर देगा तो C3 कन्वर्टेज नहीं बन पाएगा, वो कम हो जाएगा, तो अपना पाथवे रेगुलेट यानी कि बंद हो जाएगा उस पॉइंट पे अगर हमें उसको बंद करना हुआ। तो जो प्रोपर्डिन है, प्रोपर्डिन, उसका क्या काम था, इसका इंपॉर्टेंट काम था कि जो अल्टरनेट पाथवे के अंदर C3 कन्वर्टेज था उसकी हाफ लाइफ, यार नॉर्मली इसकी हाफ लाइफ होती है आई थिंक 5 मिनट्स, ठीक है, तो 5 से 30 मिनट्स तक इंक्रीज़ कर देता है प्रोपर्डिन। नेक्स्ट इसकी रेगुलेशन में पॉइंट आता है DAF, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करो। तो
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सेल्स बाय फ्रॉम लाइसिस बाय एमएसी, मतलब कि अपनी खुद की सेल जो बॉडी की सेल है उनकी लाइसिस को बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होता है। यानी कि जो एमएसी बन गया है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, वो हमारी बॉडी की सेल को भी तो अटैक कर सकता है ना अल्टरनेट पाथवे के अंदर, क्योंकि अल्टरनेट पाथवे तो एंटीजन डिपेंडेंट होता है। तो खुद की बॉडी की सेल को भी वो लाइस कर सकता है, उसको मार सकता है। तो उसको बचाने के लिए हमारे अंदर होता है डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर CD55। ओके, अब ये क्या करेगा, जो DAF है, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर जो है, वो C3b एंड C4b के साथ बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे के अंदर बाइंड करेगा, इनकी फॉर्मेशन को कम कर देगा, C3 कन्वर्टेज C5 कन्वर्टेज को कम कर देगा और MAC के फॉर्मेशन को कम कर देगा उस जगह पे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी डिजीज़। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं यार, अब जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो अपने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट के रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो सबसे पहले प्रोटीन वाले देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसीज। C1 to C4 यानी कि C1 to C9 तक ही देखना है हमने। C1 to C4 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रोपर्डीन, फैक्टर D, MAC, यहाँ पे हम C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर देखेंगे, डैफ देखेंगे जो हमने अभी देखा है, फैक्टर I एंड H देखते हैं। तो यार सबसे पहले आता है C1, C2 एंड C4। 3 को नेक्स्ट देखेंगे, बाद में देखेंगे। जो 1, 2 एंड 4 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो ब्लड में ऐसे ही परसिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वो परसिस्ट कर गया तो हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हो सकती है हमारे अंदर, लाइक SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। अब C3 की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा C3b भी नहीं बनेगा, और मैंने बताया था कि C3b तो एक ऑप्सोनिन होता है, यानी कि ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो भी नहीं होगा, तो हमारे पायोजेनिक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोपर्डिन एंड फैक्टर D। अब जो प्रोपर्डिन है वो हाफ लाइफ को बढ़ा रहा था, अल्टरनेट पाथवे के अंदर थे ये दोनों फैक्टर्स, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो निजीरिया है, पायोजेनिक इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो याद कर सकते हैं, प्रोपर्डिन एंड करता है N से और निजीरिया स्टार्ट होता है N से। नेक्स्ट है C5 to C8 की डेफिशिएंसी हो रही है। तो सबसे पहली बात, जब MAC था वो बन रहा था 5, 6, 7, 8, 9 इन सबसे ही बन रहा था ना, एंड में MAC बन रहा था। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो MAC भी इतना नहीं बनेगा। तो यार इसमें ज़्यादा जो चांसेस हैं, ज़्यादा इंसिडेंस किसके अंदर होते हैं, ग्राम नेगेटिव के अंदर। क्यों होते हैं, सोचो। ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो इतनी थिक नहीं होती। जो ग्राम पॉजिटिव की है उसमें तो बहुत सारे पेप्टिडोग्लाइकन भरा पड़ रहा है ना, तो बहुत थिक है, मतलब वो और जो ग्राम नेगेटिव की है वो बहुत थिन सी सेल वॉल है, इसीलिए उसके अंदर ज़्यादा इंसिडेंस होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा अपना निजीरिया, डिसैमिनेटेड निजीरिया इन्फेक्शंस वगैरह, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ टोक्सोप्लाज्मा गॉन्डी। ठीक है, इसके बाद आएगा C9 डेफिशिएंसी। अब जो C9 है उसकी डेफिशिएंसी मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है, बाकी सारे सिम्टम्स इसकी तरह ही होते हैं, C5 to C8 डेफिशिएंसी वाले होते हैं। नेक्स्ट आएगा C1 एस्टरेज इनहिबिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था कि जब एंटीजन चला जाता है अपनी बॉडी से तो फिर वो जो पाथवे है वो स्टॉप हो जाता है बाय C1 एस्टरेज इनहिबिटर। अब वो इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होगी, मतलब पाथवे स्टॉप नहीं होएगा। अगर वो पाथवे बंद नहीं होगा तो चलता रहेगा ना, तो फिर C3a, 4a, 5a सब बनेंगे, एनफाइलोटॉक्सिन्स बनेंगे, मास्ट सेल के ऊपर एक्ट करेंगे, उसका डीग्रैनुलेशन कराएंगे, हिस्टामिन को रिलीज़ करवाएंगे, वहाँ से फिर अपना क्या होगा, लेरिंजियल एडिमा नोन एज हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। ये आप याद कर लेना, बुक में दिया हुआ था। उसके बाद आएगा डेफ डेफिशिएंसी। अब डेफ वही है ना कि हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को बचा रहा था इस पाथवे से, तो अगर वो उसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी जो सेल है उनकी लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगी और हमें क्या हो जाएगा, PNH क्या है, पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। नेक्स्ट है अपने फैक्टर I एंड फैक्टर H। जो फैक्टर I है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा हो जाएगा क्रोनिक पायोजेनिक इन्फेक्शंस। फैक्टर H की डेफिशिएंसी से हो जाएगा हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड पायोजेनिक इन्फेक्शन। मतलब कि हमने डेफिशिएंसी जो करी है प्रोटीन वाली कर ली, C1 to C4 वाली कर ली, कुछ नहीं था, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो था वो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा बॉडी के अंदर, SLE हो सकती है। C3 की डेफिशिएंसी हमने कर ली, C3 भी नहीं बनेगा, ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगा,
प्रोपर्डिन में नीजीरिया वाला इन्फेक्शन, C5C8 में MEC नहीं बनेगा, नीजीरिया वाला इन्फेक्शन, डिसेमिनेटेड नीजीरिया इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव के ज़्यादा चांसेस होंगे। 9 वाला कर लिया, एस्ट्रेज वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो कर लिया, डेफ कर लिया, PNH हो जाएगा इसके अंदर, फैक्टर H के अंदर H4 यहाँ पे हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाएगा। तो यार अब जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको तीनों पाथवे बताए थे उसकी समरी यहाँ पे दी हुई है। यह पूर्वा शास्त्री के अंदर ये चार्ट सा दिया हुआ था। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, हमें क्या ऐसे याद करना है, 1 4 2 C3 कन्वर्टेज इन तीनों को मिला के बन जाएगा, देन 3 C5 कन्वर्टेज इन सबको मिला के बन जाएगा, देन 6 7 8 9 ये सब था। ठीक है, तो हमें वही देखना है यहाँ पे। तो बड़ी सिंपल सी आप इजी समझ सकते हो। क्लासिकल पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी से ट्रिगर होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद यहाँ पे C1 C1 QR S ये सब एक्टिवेट होंगे, देन उसके बाद हमारा सबसे पहले कौन होगा 1, तो C1 हो गया एक्टिवेट। उसके बाद कौन होगा 4, तो C1 के साथ 4B भी जुड़ जाएगा, जो B वाली है लार्जर फ्रेगमेंट है वही पार्टिसिपेट करती है पाथवे के अंदर, तो वो भी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अपना कौन आएगा, 4 के बाद आएगा 2, तो 2 भी आ जाएगा इनके सबके साथ। और 2 में एक्सेप्शन था, जो C2 जब टूटता है C2A प्लस C2B के अंदर B यहाँ पे लार्जर नहीं होती, यहाँ पे ये वाली फ्रेगमेंट ये लार्जर होती है, तो पाथवे के अंदर C2A आएगा, ना कि 2B, याद रखना है हमें। उसके बाद फिर यहाँ पे आके 3 आ जाएगा, C3 कन्वर्टेज है तो C3 को कन्वर्ट करेगा, C5 कन्वर्टेज बनाएगा। ओके, ये वाला है इसका C5 कन्वर्टेज, कुछ नहीं करना, बस 3B और ऐड कर देना है। उसके बाद 5 को एक्टिवेट करेगा, 5B में बनाएगा, 6 7 जुड़ जाएंगे, 8 9 जुड़ जाएगा और बस ख़त्म। नेक्स्ट था अपना लेक्टिन पाथवे। जो लेक्टिन पाथवे था वो हमारा स्टार्ट कैसे हो रहा था, MBL मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स होते हैं, वो बाइंड करते हैं मैनोज रेजिड्यूज ऑफ द माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, फिर उसके साथ हमारा बाइंड करता है MBL एसोसिएटेड सीरम प्रोटीन MASP1 देन MASP2 बाइंड करते हैं। तो ये सब बाइंड कर जाएंगे, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। जो लेक्टिन पाथवे होता है ना उसमें सेम क्लासिकल की तरह होता है, बस ये जो 1 वाला पार्ट है यहाँ पे ये इसके अंदर नहीं होता। तो इसके अंदर स्टार्ट कैसे होगा, 4 से स्टार्ट होगा। तो पहले 4 एक्टिवेट 4 लगेगा यहाँ पे, उसके बाद 2 लगेगा, MBL MASP 4 भी हो गया, 2A हो गया। उसके बाद हमारा फिर यहाँ पे C3 कन्वर्टेज बन जाएगा ही, C3 को कन्वर्ट करेगा, 3B और जुड़ जाएगा तो C5 बन जाएगा, बाकी सेम ही है। ओके, जो अल्टरनेट पाथवे मैंने बताया था उसमें क्या होता है, C3 मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल होता है, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये C3A एंड C3B में टूट जाता है। जब हमारे अंदर कोई भी एक्टिवेटर प्रेजेंट होएगा तो वोटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज़ तो अगर एक्टिवेटर नहीं है तो वोटर के साथ रिएक्ट करके और फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। बट अगर है एक्टिवेटर तो वोटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा C3B। ठीक है, तो C3B हो गया, तो यहाँ पे फैक्टर B इसके साथ बाइंड करेगा, फैक्टर D आएगा, फैक्टर B को ये BB और BA के अंदर तोड़ देगा, BA बाहर निकल जाएगा, BB पाथवे के अंदर रहेगा, तो बन जाएगा C3B कैपिटल B स्मॉल b, ये बन जाएगा। ये C3 कन्वर्टेज होता है, ये C3 को कन्वर्ट करेगा 3A 3B के अंदर, फिर हमारा ये वाला पाथवे दोबारा चल पड़ेगा। ओके, ये है सारे पाथवे का सारा समरी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। डेफिशिएंसी हम सब ने कर ली, सारी डेफिशिएंसी होगी, फंक्शंस हो गए और इनका रेगुलेशन हो गया। थैंक यू।